सभी का संदीप शर्मा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, बात कर रहे हैं कॉमर्स ग्रेड फर्स्ट पेपर सेकंड। उसके लगातार अपन इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। जो भी कंसेप्ट जो आपके पाठ्यक्रम में दे रखे हैं उनको लगातार अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। आज के इस सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकती है, उन पे अपन आज के इस सेशन में बात करेंगे। जो भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं वो एक बार सेशन को शेयर कर दें और जो पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि परीक्षा तक आपको इस तरीके से जो मैटर है वो उपलब्ध करवाया जा सके, जिसका बेनिफिट है वो आपको आगे तक मिले। तो ठीक है साथियों, आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करूंगा और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो पिछली क्लास थी उसमें अपन ने कुछ वित्तीय विवरण के जो फॉर्मेट वगैरह है, इसके अलावा जो अनुसूची 3 का भाग फर्स्ट और भाग सेकंड के रिलेटेड अपन ने चर्चा की थी। साथ में अपन ने देखा था कि जो आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के तहत तैयार किया जाता है उसके रिलेटेड भी अपन ने बात की थी। तो जिन साथियों ने अभी तक उन सेशन को ज्वाइन नहीं किया है उनसे मेरा निवेदन है कि वो एक बार उन सेशन को ज्वाइन करें, पढ़े और समझे। फिर भी अगर उनके मन में कोई डाउट हो, कोई संशय हो तो जरूर इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो समाधान किया जाएगा। अब अपन आज के सेशन को आगे बढ़ाएंगे और सबसे पहले अपन देखेंगे कि शीर्षक और उपशीर्षक, क्योंकि जब कंपनी अधिनियम 2013 से पहले जब अपन बैलेंस शीट बनाते थे तो उसके दो ही पार्ट माने जाते थे, एक तो असेट साइड, एक लायबिलिटी साइड। और उसमें अपन उन संपत्ति और दायित्वों को दो क्रम थे, तरलता क्रम और स्थायित्व क्रम में उनको लिखते थे। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद वहां पर अनुसूची 3 लागू हुई और अनुसूची 3 का जो भाग फर्स्ट है उसमें बैलेंस शीट सेकंड है, उसमें P&L अकाउंट है वो तैयार किया जाने लगा। अब उसमें उनको अलग अलग तरीके से बांट दिया कि भाई आपके हेडिंग क्या होगी और सब हेडिंग में कहां कहां दिखाया जाएगा। तो इनसे रिलेटेड है, अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई इनका मुख्य मेन शीर्षक क्या होगी, मेन हेडिंग क्या होगी और सब हेडिंग क्या होगी, उनसे रिलेटेड है वो जानकारी पूछी जाती है। तो उनको थोड़ा सा अपन यहाँ पर आज के सेशन में एक्सप्लेन कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे आपका जो अनक्लेम डिविडेंड है ना, कौन सा है आपका अनक्लेम डिविडेंड है। कौन सा डिविडेंड है? अनक्लेम डिविडेंड। अनक्लेम डिविडेंड, अनक्लेम का डिविडेंड यानी वो लाभांश जिसको अभी तक क्लेम्ड नहीं किया गया है, यानी जिसको अभी तक प्राप्त नहीं किया गया। अब इस अनक्लेम डिविडेंड को अपन कहां दिखाएंगे ये अपने को देखना होगा, ठीक है। अनक्लेम डिविडेंड तो आपने नाम तो सुना होगा, अनक्लेम डिविडेंड का नाम तो आपने सबने सुना होगा, है ना। अब अनक्लेम डिविडेंड है वो आपका करंट लायबिलिटीज तो हेडिंग होगी और अदर करंट लायबिलिटीज है वो सब हेडिंग में आएगा, ठीक है। इसमें ज्यादा रटने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझने की आवश्यकता है क्योंकि ये सारी चीजें वो आपकी पढ़ी हुई है, नाम आपने सुने हुए, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रतिभूति प्रीमियम, है ना, ये किस में आएगा? आपकी हेडिंग होगी शेयर होल्डर फंड और सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा, ठीक है। सब हेडिंग रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड हेडिंग क्या होगी? करंट लायबिलिटीज और सब हेडिंग क्या होगी? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ठीक है। क्या होगी? सब शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रिलिमिनरी एक्सपेंशन, ये प्रारंभिक व्यय होते हैं। ये प्रारंभिक व्यय पहले तो जो फिक्टिव एसेट थी उसमें दिखाते थे, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद इन्हें जो संपत्तियां होती है उनके टोटल में इनको शामिल नहीं किया जाता है। इन्हें नीचे फुटनोट के रूप में, एज ए नोट के रूप में दिखाया जाता है, जिसको एज पर नोट कहा जाता है। इसको संपत्तियों में शामिल नहीं करेंगे तो इसकी हेडिंग में नहीं है और सब हेडिंग में कुछ भी नहीं है, सब हेडिंग भी कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट के नीचे दिखाना, ठीक है। इसके बाद आता एक्सेप्टेंस, जिसमें आपका बिल्स पेबल और कौन कौन आते हैं? क्रेडिटर, दो आते हैं एक्सेप्टेंस में, है ना। एक तो बिल्स पेबल और एक क्रेडिटर, ये दो आपके करंट लायबिलिटीज तो हेडिंग में आ गए और ट्रेड पेबल है वो सब हेडिंग में इनको शो किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डिबेंचर जो अपने क्या होते हैं? ऋण पत्र, क्या होते हैं? ऋण पत्र, डिबेंचर, इनको नॉन करंट लायबिलिटीज में शामिल किया जाता है। किसमें? नॉन करंट लायबिलिटीज में शामिल किया जाता है। और नॉन करंट लायबिलिटीज की जो सब हेडिंग क्या होगी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, दीर्घकालीन
उधार की सब हेडिंग में इनको शामिल करते हैं। ठीक है, मैच्योर यानी जिनकी अवधि हो गई है और जिनको भुगतान करना है, तो ये आपकी करंट लायबिलिटीज हेडिंग में और अदर करंट लायबिलिटीज सब हेडिंग में इनको शो किया जाता है। कॉल इन एडवांस जो अग्रिम चुका देते हैं वो भी अपने लिए करंट लायबिलिटीज होंगे और सब हेडिंग होगी अदर करंट लायबिलिटीज। ये सारी चीज है वो आपके कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जिसको अपन अलग अलग तरीके से तैयार करते हैं, जिसमें आपका P&L अकाउंट है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है ना, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, आपका जो बीईपी रेशियो वाला चैप्टर है वो है ना, इसके अलावा आपके जो रेशियो वाला है ना, ये सारे के सारे टॉपिक है वो इसी में शामिल किए जाते हैं। तो कॉल इन एडवांस है वो करंट लायबिलिटीज तो हेडिंग होगी और अदर करंट लायबिलिटीज है वो सब हेडिंग होगी। कॉल्स इन एरर बकाया है ना, तो आपका बकाया किसमें होगा, शेयर होल्डर फंड्स, तो आपकी हेडिंग। और ये क्या करेंगे, जो अपनी फुली पेड अप कैपिटल होगी ना उसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, डिडक्ट करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। यानी जो अपनी सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी है ना, प्राप्त पूंजी होगी, उसमें से कितनी राशि बकाया है, कितनी राशि कॉल्स इन एरर है, उस राशि को अपने को क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपन वहां शो करेंगे। अगला पूछता है प्रोविजन फॉर टैक्स। क्या पूछता है, प्रोविजन फॉर टैक्स। जानते हो प्रोविजन फॉर टैक्स, कंपनी के द्वारा जितनी भी जो आय अर्जित की जाती है उन पे टैक्स लगता है, तो उस टैक्स का प्रावधान क्या होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स, क्योंकि टैक्स है वो एक वित्तीय वर्ष का होता है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान आपने कितनी आय अर्जित की है उस पे टैक्स लगता है, इसलिए ये करंट लायबिलिटीज तो इसकी हेडिंग हो जाएगी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन है इसकी सब हेडिंग हो जाएगी। ओके है, आगे प्रीपेड इंश्योरेंस है ना, प्रीपेड इंश्योरेंस यानी पूर्वदत्त बीमा, यानी ऐसी बीमा की राशि जो अभी तक दे नहीं हुई है हमने चुका दी है ना, चुकाते ही वो क्या हो गई, अपनी करंट असेट्स हो जाएगी जब तक वो ड्यू नहीं होती है। और इसका जो सब हेडिंग है वो क्या हो जाएगी, अदर करंट असेट्स, सब हेडिंग क्या हो जाएगी, अदर करंट असेट्स। इसके अलावा एडवांसेज रिकवरेबल इन कैश विद इन द ऑपरेटिंग साइकिल है ना, एडवांस रिकवरेबल जो आपने अग्रिम चुका दिया और जो वापस वसूली योग्य है इस ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड में। साइकिल पीरियड कितना होता है, 365 दिन का, तो 365 दिन का मतलब एक साल से कम अवधि हो गई, इसलिए इसको किस में शामिल करेंगे, करंट असेट्स में शामिल करेंगे। और इसकी जो सब हेडिंग होगी शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज है, इसकी सब हेडिंग हो जाएगी। ठीक है, समझ गए मेरी बात, ओके सारी बात। तो ये चीज है वो हेडिंग और सब हेडिंग की कुछ ऐसी मतें हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया। निश्चित रूप से ये सारी चीजें वो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम में पढ़ने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट होता है। बोर्ड एग्जाम में अपने पास लिमिटेड वो सिलेबस होता है जिसको अपने को कवर करना होता है ना। बोर्ड एग्जाम के अलावा जो कंपटीशन एग्जाम होती है उसमें अपने पास सिलेबस के सिर्फ और सिर्फ पॉइंट दिए जाते हैं, उसके अंदर की बातें नहीं दी जाती कि भाई इसमें से कौन सा पॉइंट है वो पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड अपने को सारी चीजें वो पढ़नी पड़ती है। ठीक है, तो ये चीज हो गई आपके हेडिंग और सब हेडिंग। इसके अलावा और आप ज्यादा जानना चाहते हो कि भाई और कौन कौन सी, क्योंकि बहुत सारी है इसमें है ना, सबके बारे में आप जानना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। दोनों के लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहां पर इस तरीके की जो पीडीएफ है वो शेयर की जाती है और निश्चित रूप से वो पीडीएफ है वो आपके एग्जाम के लिए फायदेमंद होगी। ठीक है, तो जरूर आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है वो ज्वाइन करें। इसके अलावा और कौन सा, अनकॉल्ड लायबिलिटीज ऑन द पार्टली पेड शेयर है ना, तो अनकॉल्ड मतलब जो नहीं मांगी गई है या संदिग्ध है ना, तो वो संदिग्ध है तो ये क्या आएगी, जो बैलेंस शीट है उसके नोट्स टू अकाउंट यानी फुट नोट के रूप में, जिसको पहले क्या कहते थे, फुट नोट है ना, और अब इसको क्या कहते हैं, नोट्स टू अकाउंट के रूप में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, और क्या है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू टू सिक्योर्ड लोन, इंटरेस्ट एक्रूड ड्यू टू सिक्योर्ड लोन है ना, ये आपकी करंट लायबिलिटीज में आएगा। शीर्षक और उप शीर्षक है अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद
डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये डेबिट यानी माइनस में, पहले तो क्या था, P&L का अगर डेबिट बैलेंस है, P&L का अगर डेबिट बैलेंस है तो इसको अपन असेट साइड में जो अपनी फिक्टिव एसेट्स थी उसमें शामिल करते थे। लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद इसको अपने को लायबिलिटी साइड में जो आपके शेयर होल्डर फंड है ना, वहीं से इसको लेस करके इसका समायोजन किया जाता है ना। तो डेबिट बैलेंस है P&L का, तो शेयर होल्डर फंड में आएगा, और शेयर होल्डर फंड के जो रिजर्व एंड सरप्लस है ना, रिजर्व एंड सरप्लस में आपको शोवन एज ए नेगेटिव फिगर है ना, माइनस में है तो माइनस में आपको शो करना है किसके अंडर, आपके सरप्लस के अंदर। जो आपका सरप्लस है ना, उस सरप्लस में आपको नेगेटिव यानी लेस करके है वो आपको शो करना होता है। पहले क्या था कि इसको अपन असेट साइड में जो फिक्टिव एसेट्स थी उसमें शो करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। और क्या है, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस जो 12 महीने के बाद का है, तो इसको भी नॉन करंट एसेट्स, इसको नॉन करंट एसेट्स मानते हैं, और अदर नॉन करंट एसेट्स में इसको शामिल किया जाता है, क्योंकि 12 माह से अधिक अवधि का ये एक्सपेंसेस है, तो इसलिए इसको अपने मान सकते हैं कि नॉन करंट एसेट्स और अदर नॉन करंट एसेट्स है, उपशीर्षक के तहत इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, ओके है। आगे देखें, आगे ये देखो पार्ट सेकंड है ना, क्योंकि जो अनुसूची 3 है उसके पार्ट फर्स्ट में आपका बैलेंस शीट हो गया, और पार्ट सेकंड में आपका क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। ये इसका फॉर्मूला है ना। इसमें इस तरीके से ये 5 कॉलम बना रखे हैं, जिसमें पहला क्रम संख्या वाला जो पर्टिकुलर, नोट नंबर, करंट और प्रीवियस पीरियड है ना। इसमें 1 नंबर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी संचालन क्रियाओं से जो आप आय अर्जित करते हो वो यहाँ पर अपने को दिखाने। अगर नोट नंबर है तो वो यहाँ जाएगा, करंट की अमाउंट कितनी है वो यहाँ जाएगी, प्रीवियस की कितनी है वो यहाँ जाएगी, क्योंकि ये सारा का सारा जो आपका बैलेंस शीट है और जो आपका P&L स्टेटमेंट है ये कंपेरेटिव आधार पे बनता, तुलनात्मक आधार पे बनता, जिसमें तुलना की जाती है, एक वर्ष की दूसरे वर्ष के साथ तुलना की जाती है, इसलिए ये कंपेरेटिव माना जाता है। ठीक है, फिर इसमें ये नेट आएगी, क्योंकि अगर आपने कोई रिटर्न कर दिया है तो वो लेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो आपने माल बेचा 1 लाख रुपए का, 80,000 आपके पास है, 20,000 का आपने रिटर्न कर दिया, तो 1 लाख में से 20 घटाओगे तो 80 बचेगी ना, तो फिर वो नेट आएगी, वो लिखनी है। फिर अदर इनकम, इसके अलावा अगर आपने कोई माल है वो रद्दी का था, स्क्रैप वगैरह बेच दी है ना, या कोई आपने कोई मशीन का कोई कल पुर्जा बेच दिया, कुछ भी बेच दिया, उससे कोई अदर इनकम होती है तो वो यहाँ और यहाँ आ जाएगी। फिर इन दोनों का टोटल कर लेंगे है ना, क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड का टोटल करेंगे तो थर्ड आ जाएगा है ना। तो ये आपके 2 कॉलम आपके रेवेन्यू के हो जाएंगे, तीसरा टोटल हो जाएगा है ना। अब इसमें से लेस करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है ना, आपने व्यापार में उपभोग के लिए जो सामग्री खरीदी है ना उसकी लागत कितनी है तो वो दिखाएंगे। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपके पास जो माल स्टॉक में है उसकी अपन एंट्री करेंगे, क्लोजिंग कितना है, ओपनिंग कितना है, उसमें भी स्टॉक की भी 3 कैटेगरी होती है, वर्क इन प्रोग्रेस का कितना है ना, गुड्स का कितना है, यानी उन सब का डिटेल है वो यहाँ पे लेनी आनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स है ना, फिनिश गुड्स है उसमें आपका वर्क इन प्रोग्रेस है और स्टॉक इन ट्रेड है, तीनों है। यानी फिनिश गुड्स तो क्या हो गया, जो माल तैयार हो गया, एकदम फाइनल तैयार हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी कार्य में है, और स्टॉक इन ट्रेड जो कच्चा माल है, तो इनकी एंट्री की जाएगी है ना, ये भी लेस होंगे। फिर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो कंपनी में कार्मिक काम कर रहे हैं है ना, उस कार्मिकों का लाभ, उन कार्मिकों का जो प्रॉफिट, उन कार्मिकों की जो फैसिलिटी है ना, जो भी एक्सपेंसेस एक एम्प्लॉय पर किए जाते हैं वो सारे खर्चे आप पर लेस करने पड़ेंगे है ना। फाइनेंशियल कॉस्ट, कोई वित्तीय लागतें हैं तो वो भी यहाँ पे लेस करनी पड़ेगी। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन कोई एक्सपेंसेज है, मूल्य ह्रास और अमूर्तीकरण से संबंधित कोई एक्सपेंसेज है तो वो लेस करने पड़ेंगे। इसके अलावा कोई अदर एक्सपेंसेज है तो वो लेस करने पड़ेंगे। और फिर टोटल, यानी यहाँ तक जितने भी अपन ने लिखे ना उन सब का क्या किया जाएगा, टोटल
किया जाएगा, है ना, टोटल एक्सपेंसेस हो जाएगा। फिर अपने को चाहिएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये 3 आया है ना, इस 3 में से ये 4 घटा देंगे, 3 में से 4 घटा देंगे तो 5 नंबर आ जाएगा अपने पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और फिर उसमें से टैक्स है वो कम कर देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यानी जो अपने पास 5 आएगा, 5 में से 6 घटा देंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो आ जाएगा। ये आपका तुलनात्मक रूप से चलेगा, दोनों वर्ष की जो गतिविधियां हैं वो अपने को लिखनी होती है। अगर अपने पास एक ही वर्ष की है तो एक वर्ष की भी लिख सकते हैं, लेकिन एक वर्ष की लिखेंगे तो वहां पर तुलना नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसकी और इसकी तुलना की जाती है कि कितना प्रतिशत चेंज हुआ है, व्यापार की गतिविधियों में कितना प्रतिशत लाभ अर्जित किया गया है ना, वो सारी चीज है वो देखी जा सकती। अगर अपने को तुलनात्मक विवरण चाहिए तो दोनों वर्षों का चाहिएगा, और अगर समानाकार है तो अपन एक वर्ष के आधार पर भी निकाल सकते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये जो चीज आपने इसमें देखी है इसको थोड़ा सा अपन डीपली समझ लेते हैं ताकि आपके मन में भी कोई डाउट ना रहे। देखो पहला है संचालन क्रियाओं से आगम, जो मैंने लिखा था ना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, है ना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कहां से आपको प्राप्तियां हो सकती है। जैसे नंबर 1 है माल के विक्रय से आगम प्राप्ति, है ना, अगर सकल है तो इसमें वापसी घटाएंगे, है ना, सकल है तो उसमें वापसी घटाएंगे और नहीं तो अपने पास से शुद्ध ही रहेगा। और सेवाओं के विक्रय से आगम प्राप्ति रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, क्या होगा, सेवाओं के विक्रय से आगम प्राप्ति रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ सर्विसेज, ठीक है। तीसरा अन्य संचालन क्रियाओं से आगम प्राप्ति, है ना, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज है। जैसे मान लो आपके पास कोई स्क्रैप है, अवशेष का आपने विक्रय कर दिया, प्राप्त कमीशन आपको मिल गया है ना। इसके अलावा कोई आपका उत्पादन शुल्क है जो आपने प्राप्त किया है ना। इस तरीके से ये सारी चीज होती है ना, वो अपने को इसमें इंडिकेट करनी होती है, ठीक है। तो ये होगी अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और वित्तीय कंपनी की दशा में परिचालन क्रियाओं से आय में शामिल हो सकती है। अगर कोई आपकी फाइनेंशियल कंपनी है, वित्तीय कंपनी है, तो इसके अलावा भी आप और कुछ प्राप्तियां कर सकते हैं। जो नंबर 2 पॉइंट है अदर इनकम, जिसमें आपकी ब्याज की आय आ सकती है, इंटरेस्ट इनकम हो सकती है, लाभांश की आय हो सकती है, डिविडेंड इनकम हो सकती है ना। विनियोगों के विक्रय से शुद्ध लाभ हानि यानी नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी इसमें हो सकता है। इसके अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं से प्राप्त आय जैसे रेवेन्यू फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, उनसे भी आप है वो आय अर्जित कर सकते हो। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं जो आपके व्यापार में जब आप P&L स्टेटमेंट बनाते हो तो उस समय ये आपके आय के जो पॉइंट्स हैं इनको आप शामिल कर सकते हो। परीक्षा में मैं ये नहीं कहता कि भाई बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा, कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है और 100% पूछा जाता है। और उसमें सिर्फ आपसे ये पूछ ले, है ना, कि इस साल में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है ना, या पूछ ले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितनी है, परचेज ऑफ स्टॉक ट्रेडिंग कितनी है, चेंज इन इन्वेंट्री कितनी है ना, ये सारी चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो इनका जो पैटर्न है वो अपने को पता होना चाहिए, क्या ऐड होगा क्या लेस होगा, ठीक है। तो ये वित्तीय कंपनी दशा में ये प्राप्त होगी। इसके अलावा अन्य आय, है ना, अदर इनकम में आपकी ब्याज की आय, इंटरेस्ट इनकम है, लाभांश की आय, डिविडेंड इनकम है, विनियोगों के विक्रय से शुद्ध लाभ हानि, नेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, स्थायी संपत्तियों की विक्रय पर कोई लाभ है यानी सेल ऑफ फिक्स असेट्स, आपने कोई स्थायी संपत्ति बेची है और उसको बेचने से आपको कोई लाभ हुआ है तो वो भी आपकी आय है। बट्टा कटौती प्राप्त की, है ना, आपने डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, वो भी आपके लिए आय है। किराया प्राप्त किया है तो वो भी आपके लिए आय है। ट्रांसफर शुल्क आपने किसी प्रकार का लिया है तो वो भी आपके लिए आय है। अपलिखित किए गए विविध जो लेनदार है, क्रेडिटर, जिनको अपन ने राइट ऑफ कर दिया है यानी कम हो गए वो, जैसे मान लो अपने पास पहले 15,000 के क्रेडिटर थे, अब 5,000 के ही बचे हैं, 10,000 को अपन ने राइट ऑफ कर दिया तो 10,000 का अपना एक तरीके से फायदा हो गया कि उतनी राशि अपने को कम चुकानी पड़ेगी, तो वो भी आपकी इनकम में शामिल हो सकती है, ठीक है। तो ये अदर इनकम में आपके पॉइंट हो जाएंगे। अब व्यय की बात करें
तो वे में जो जो पॉइंट दे रखे हैं उस पर अपन चर्चा करेंगे। देखो सबसे पहले दे रखा है सामग्री उपभोग की लागत, है ना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, सामग्री उपभोग की लागत है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब इसमें क्या होता है कि सामग्री उपभोग की लागत से आशय, है ना, सामग्री उपभोग की लागत से आशय वस्तु माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल जिसको रॉ मटेरियल कहते हैं तथा अन्य सामग्री की लागत से, है ना, सामग्री उपभोग की लागत से आशय वस्तु माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल और अन्य सामग्री लागत से। प्रयुक्त सामग्री लागत की गणना निम्न प्रकार से अपन कर सकते हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड अपने को कैलकुलेट करनी है तो ओपनिंग इन्वेंट्री, है ना, ऑफ रॉ मटेरियल, यानी अपने पास जो कच्चा माल है उसका ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ मटेरियल, आपने कितना माल और खरीदा, और माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री या स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, है ना, तो अपने पास क्या आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। यानी ओपनिंग स्टॉक में आप परचेज जोड़ दोगे और क्लोजिंग स्टॉक घटाओगे तो अपने पास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि नोट ऐसी वस्तु है जो भौतिक रूप से निर्मित माल का अंग नहीं है ना, ऐसी वस्तुएं जो फिजिकल रूप से निर्मित माल का अंग नहीं बनती है, जैसे आपके स्टोर्स हैं, है ना, ईंधन है, अतिरिक्त पूर्जे है ना, स्पेयर्स पर आदि को कच्चे माल में शामिल नहीं किया जाता है, इन्हें अदर एक्सपेंसेस के अंतर्गत दर्शाया जाता है। अब हो गई ना बात, परीक्षा में छोटा सा क्वेश्चन आता कि आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के बारे में बताना है, कैसे ज्ञात करेंगे, है ना, आपको ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दी, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल का क्लोजिंग दे दिया और दो मदे ये शामिल कर दी, है ना। अब अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करोगे कि अगर सवाल में ये चीज दी गई है तो निश्चित रूप से इसमें शामिल होगी, या तो ऐड होगी या लेस होगी, आप कुछ न कुछ करोगे और कुछ न कुछ करते हुए, क्योंकि जो पेपर सेटर है वो भी क्या करेगा, एक जो ऑप्शन है वो इनको जोड़ के देगा, एक ऑप्शन इनको घटा के देगा, है ना, एक ऑप्शन इनके बिना देगा। अब आप सोचेंगे कि जब अपन इनको घटाया के या जोड़ के लिखा है, लिखते ही ऑप्शन मिल गया, अपने कहा सही है मेरा तो टिक लगा दिया, फिर आके दिखा रही है ये तो शामिल नहीं होंगे। ये किसमें शामिल होंगे, ये आपके अदर एक्सपेंसेस, जो अपने एक्सपेंसेस में 5 नंबर कॉलम बना रखा अदर एक्सपेंसेस, उसमें शामिल होंगे, आपके कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में शामिल नहीं होंगे, है ना। ठीक है, भौतिक रूप से निर्मित माल का अंग नहीं बनते हैं, इसलिए इसको इसमें शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अब समझ में गए ना। अब देखिए आगे दूसरा पॉइंट दे रखा था आपका, व्यापारिक रहतियों का क्रय, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, व्यापारिक रहतियों का क्रय। अब इसका क्या होगा कि किसी व्यापारिक संस्था द्वारा जो माल पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय किया जाता है उसे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है। पहले क्या था कि जब अपन P&L अकाउंट बनाते थे तो टू साइड में अपना ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है, ग्रॉस प्रॉफिट है, वो आता था। बाई साइड में अपने पास क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है, वो आती थी, है ना। लेकिन अब इसमें पहले में आपका ये सारी मद है वो परचेज की दे दी, है ना। दूसरे में कि आपने कोई माल खरीदा, है ना, पुनः विक्रय के उद्देश्य से, है ना, उसे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है। भाई लगभग संस्थाएं दो होती है ना, एक तो व्यापारिक संस्था है और एक निर्माणी संस्था है। व्यापारिक संस्थाएं क्या होती है, माल तैयार नहीं करती है, माल खरीदती है और उसको कमीशन पर बेचती है। निर्माणी संस्थाएं उस वस्तु के जो रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, उसको खरीदती है और फिर उसको तैयार करके फिर मार्केट में बेचती है ना। उन्हीं संस्थाओं में जो संस्थाएं, आपको पता है कि कई संस्था अगर एक ही चीज अपने व्यापार में प्रयोग के लिए ली जाती है तो वो पुनः विक्रय के लिए नहीं मानी जाएगी, लेकिन अगर आपने उसको पुनः बेचने के लिए खरीदा है तो वो आपका स्टॉक इन ट्रेड में आता है ना। तो पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय की है उससे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त कोई भी माल किसी अन्य माल के उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग करने हेतु खरीदा गया है तो उसकी लागत सामग्री उपभोग की लागत में शामिल होगी। इसके अलावा भी, है ना, कोई अन्य माल है जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग के लिए खरीदा गया है तो वो भी आपकी जो लागत सामग्री है वो आपकी उपभोग की लागत में शामिल किया जाएगा। कौन सी में, इसमें शामिल किया जाएगा।
है ना, सामग्री उपभोग की लागत में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड में शामिल किया जाएगा, इसमें आपका शामिल नहीं होगा। ठीक है, आगे 3 नंबर पॉइंट, निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल और व्यापारिक रहतियों के स्टॉक में परिवर्तन, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड। अब इन तीनों के अपने को कैलकुलेट करनी होती है कि सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स यहां लिखेंगे, उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक एंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, है ना, यहां पे आ जाएगी। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP एंड वर्क इन प्रोग्रेस यहां लिखेंगे, फिर लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ WIP वर्क इन प्रोग्रेस यहां लिखेंगे, जो भी आएगा यहां लिख देंगे। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यहां लिखेंगे और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक ट्रेड यहां लिखेंगे, यहां लिख देंगे। इसका तीनों का जो भी होगा प्लस माइनस वो यहां लिख दिया जाएगा। तो इस तरीके से अपने को निर्मित माल, अर्धनिर्मित माल और व्यापारिक रहतियों का जो इन्वेंट्रीज में चेंज हुआ है उसकी डिटेल है वो लिखनी है। तो ये तो कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है। ओपनिंग है उसमें से क्लोजिंग घटाएंगे, इसका भी ओपनिंग है क्लोजिंग घटाएंगे, ओपनिंग है क्लोजिंग घटाएंगे, जो भी प्लस माइनस में होगा वो यहां लिख दिया जाएगा। ठीक है, ओके है, बढ़े आगे। फिर आता है आपका 4 नंबर, कर्मचारियों के हित के वे, है ना, कर्मचारियों के हित के वे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कर्मचारियों के हित के वे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस। ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं जो एक कर्मचारी को एक फर्म द्वारा, एक कंपनी द्वारा उपलब्ध करवाए जाते हैं, जो कंपनी के लिए खर्चे हैं और उस फर्म का जो कर्मचारी है उसके लिए फायदे है ना। तो देखो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 कि भाई कर्मचारियों को वेतन और मजदूरी, है ना, बोनस, छुट्टियों के बदले नगद भुगतान, ये सारी है वो कर्मचारी को दिए जाते हैं। भविष्य निधि और अन्य कोषों में अंशदान, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट एंड अदर फंड्स, जैसे ग्रेजुएटिव फंड है आपका, सुपरएनुएशन फंड है ना, ये आपका इसमें आता है। कर्मचारी कल्याण में स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, जैसे कैंटीन है वे है, चिकित्सा वे है, ये सारे के सारे आपके इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, वेतन और मजदूरी, बोनस, छुट्टियों के लिए बदले नगद भुगतान, भविष्य निधि अन्य कोषों में अंशदान, है ना, कर्मचारी कल्याण, ये सारे के सारे कर्मचारियों के लिए वे किए जाते हैं। तो ये कंपनी के लिए तो खर्चे, कर्मचारियों के लिए एक तरीके से सुविधा है, फैसिलिटी है, जिसके कारण कंपनी के कर्मचारी है वो काम करते हैं। ठीक है, हो गई बात। इसके अलावा जो वित्तीय लागतें है ना, वित्तीय लागतें फाइनेंशियल कॉस्ट में कौन कौन सी आती है, जैसे आपका ब्याज का वे है, आपने कोई बैंक से लिए गए दीर्घकाल ऋण पर आपने ब्याज किया गया, अधिकतम नगद सीमा उस पर आपने ब्याज का भुगतान किया, ऋण पर वचन पत्र यानी ऋण पत्र से या सार्वजनिक जमा आपने ब्याज चुकाया है, तो वो भी आपकी सारी की सारी फाइनेंशियल कॉस्ट में आती है। तो इनका बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा एक बार लगती है ना, बार बार मौके मिलते हैं, लेकिन कंपटीशन में कोई भी नहीं चाहता है कि मुझे बार बार मौके मिले, नहीं, हर बार ये चाहता है कि जब भी मैं कंपटीशन एग्जाम में बैठूं सिलेक्शन मेरा पक्का हो, है ना। और आज के समय में आप देख रहे हो इतनी बेरोजगारी है, इतनी भीड़ है कि इतनी जबरदस्त तैयारी करने वाले भी साथी वो निराश हो जाते हैं। तो इसलिए अपने को इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना नहीं है। 340 पोस्ट है, वो कॉमर्स में एक बड़ी पोस्ट के रूप में अपन मान सकते हैं, है ना। तो इसलिए अपने को मन लगाकर, तन मन धन से समर्पित होकर, जब तक एग्जाम नहीं हो जाती डटे रहना है ना। तो डटे कब रहोगे, जब आप मैटर पढ़ते रहोगे, अपने आप को मोटिवेट करते रहोगे। ठीक है, आगे इसके अलावा हरास है, डेप्रिसिएशन है ना। हरास मूर्त संपत्तियों को अपलिखित करने की लागत है। जितनी भी जो आपकी मूर्त संपत्तियां होती हैं उन पे डेप्रिसिएशन लगता है, वो हरास होता है ना। प्रत्युत्सर्जन उत्सर्जन या अपलेखन, अमोर्टाइजेशन, दीर्घकालीन अमूर्त संपत्तियों के अपलेखन की लागत को प्रत्युत्सर्जन कहा जाता है। जैसे आपकी गुडविल है, पेटेंट है, टेक्निकल नाउ हाउ है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का अपलेखन है, ये आपके किस में माने जाते हैं, प्रत्युत्सर्जन या अपलेखन या अमोर्टाइजेशन में इनको शामिल किया जाता है। दीर्घकालीन होनी चाहिए और अमूर्त संपत्तियां होनी चाहिए। डेप्रिसिएशन लगेगा वो मूर्त संपत्तियों पे लगेगा
और अमोर्टाइजेशन होगा वो अमूर्त संपत्तियों पर होगा, जिसमें आपकी गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सारे के सारे हैं, इन पे आपका क्या होगा, अमोर्टाइजेशन होगा। ठीक है, ओके, यहां तक बढ़े आगे। अन्य वे इसके अलावा भी अदर एक्सपेंसेस आपके सामने हो सकते हैं, जैसे गाड़ी भाड़ा है, कैरिज है, कैरिज इनवार्ड है, कैरिज आउटवार्ड का गाड़ी हो सकता है, भाड़ा अकेला हो सकता है, छोटे औजार, स्पेयर पार्ट्स, स्टोर पावर्स, ईंधन का जो उपयोग है वो हो सकता है, निर्माण भी हो सकता है, किराया, दर और कर हो सकते हैं, बीमा भी हो सकते हैं, छूट किसी प्रकार की दी जाती है वो हो सकती है, कमीशन चुकाया हो सकता है, संचालकों की फीस हो सकती है, अंकेक्षण फीस है वो भी आपके इसमें शामिल की जाती है ना। तो कुल मिलाकर अपन अगर बात करें तो आपने जब पढ़ाई की थी, जब उस समय आपने जो P&L अकाउंट देखा था उसी का रूप है ना, उसमें ये सारे के सारे आते थे। लेकिन उस समय अपन क्या करते थे कि जितने भी जब P&L अकाउंट तैयार करते हैं तो टू साइड में जितने भी खर्चे होते हैं जो इनडायरेक्ट है ना, उन सबको लिख देते थे, और बाई साइड में अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट लिख दिया, इसके अलावा जितनी भी जो इनडायरेक्ट इनकम थी वो लिख देते थे। लेकिन यहाँ पर इसका फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की जो अनुसूची 3 है उसका पार्ट 2 है, उसके अनुसार अब अपने को जो P&L अकाउंट है वो इस फॉर्मेट में अपने को तैयार करना है, और इनकी जो मद है इनको अलग अलग वर्गीकरण करते हुए, और साथ में इनका वर्किंग नोट, क्योंकि अपने पास जैसे अदर एक्सपेंसेस का टॉपिक तो एक ही है, लेकिन ये सारे अगर दे रखे हैं तो इनका अदर स्टाइल से वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, और टोटल मद है वो वहां पर आपके अदर एक्सपेंसेस में दिखानी पड़ेगी। तो इस तरीके से अपने को जो नई गाइडलाइन आ गई है कंपनी अधिनियम 2013 की, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है, और उनके जो स्टेप दे रखे हैं उसको अपनाना है ना। निश्चित रूप से ये बड़ा सेशन नहीं कह सकते कि भाई इसमें से बड़ा कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन छोटे क्वेश्चन के रूप में किसी भी तरीके से सवाल को जोड़ तोड़ कर आपसे पूछा जा सकता है। तो इसलिए बी के फुल रहे, हर चीज को पढ़े समझे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो जरूर आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये था आज का एक और छोटा सा सेशन जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आज का सेशन वो आपके लिए फायदेमंद रहा होगा, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आज के सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी साथी अपने साथ जुड़ गए हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आज के सेशन को शेयर जरूर कर दें, ताकि हर विद्यार्थी जो कॉमर्स फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, इसके अलावा जूनियर अकाउंटेंट, कॉमर्स से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये सेशन फायदेमंद हो। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।